नमस्कार, मैं एस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ डीएलएड अकेडमी पर। हमने पहली यूनिट जो स्टार्ट की है, यह आज उसका अंतिम भाग है यानी तीसरी क्लास है। चूँकि ये शुरुआत आप अंग्रेजी की कर रहे हो, तो हम बाकी यूनिट्स में 2-2 वीडियोज़ में काम कर लेंगे। बट यहाँ जो है थोड़ा-सा इसमें इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि शुरुआत अगर अच्छे से नहीं करेंगे, तो फिर आगे की चीज़ कम समझ में आएगी। और मैं नहीं चाहता कि आगे आप जो हैं ऐसी गलतियाँ करो जिससे आपके नंबर कटें। तो हम थोड़ा विस्तृत ले रहे हैं जानकारी, और इस जानकारी को लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा-सा चेंज किया गया है। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम जो है चीज़ें समझ रहे हैं। आपकी जो बुक्स हैं और जो आपके पास बुक्स वगैरह और जो आपके सीरीज़ वगैरह हैं, इन सभी से हम मैटर इकट्ठा करते हैं। साथ ही में गूगल और खुद के जो टीचर्स होते हैं, सीनियर टीचर, उनसे भी हम जो हैं बातचीत करके ये आपका जो नोट्स वगैरह है, ये आपको जो है समझाते भी हैं, आप तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य होता है कि आपको सही जानकारी दें। तो शुरुआत करते हैं आज के और अंतिम इस क्लास की, जिसमें आपसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ और स्पीकिंग के बारे में पूछा जाएगा। तो शुरुआत आज स्पीकिंग से करते हैं। यदि प्रश्न पूछे व्हाट इज स्पीकिंग और ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसमें आपको किस प्रकार से जवाब देना है। तो स्पीकिंग का अर्थ होता है मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड्स। जो साउंड्स हैं यानी जो ध्वनियाँ हैं, जो हम एक जगह से दूसरी जगह बातचीत करने के लिए यूज़ करते हैं, उनके ऊपर महारत हासिल करना। टू बी अंडरस्टूड बाय द अदर पीपल, जो अन्य लोगों द्वारा भी समझी जा सके, उन ध्वनियों पर महारत हासिल करना, ये स्पीकिंग कहलाता है। इट इज़ द डिलीवरी ऑफ लैंग्वेज, यह भाषा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। थ्रू द माउथ, मुंह का प्रयोग करके, मुंह द्वारा उच्चारित करके। जब हम मुंह से उच्चारित करते हैं तो स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ निकलती हैं, और ये भाषा के प्रयोग के लिए होती है, और ये भाषा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। तो ये स्पीकिंग हमारा होता है, जिसे वाचन या मुखोच्चारण भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम एम ऑफ स्पीकिंग, जिसको हम कहते हैं कि उद्देश्य क्या है हमारे वाचन का, हम क्यों जो है स्पीकिंग कर रहे हैं। तो इसके कुछ पर्पज या कुछ एम्स हैं, तो उनको हम देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न को पर्पज के नाम से भी दे देता है, इसको एम्स के नाम से दे देता है, इसको ऑब्जेक्टिव्स के नाम से दे दे, पर आपका आंसर सेम होना चाहिए। आंसर होगा द प्राइमरी एम ऑफ स्पीकिंग स्किल, जो मुख्य उद्देश्य होता है स्पीकिंग स्किल का, इज़ टू फैसिलिटेट, जो सुविधा प्रदान करेगा किसके लिए, फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि प्रभावी संप्रेषण, अच्छी वार्ता के लिए जो है स्पीकिंग जिम्मेदार होती हैं। तो यह पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एम होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। फिर इसके अलावा अदर एम्स भी होते हैं स्पीकिंग के, जैसे allowing people to express their allowing people to express their ideas clearly, लोग अपने आप को, अपने विचारों को क्लियरली, स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सके, इसलिए भी हम स्पीकिंग करते हैं। अगला है टू डेवलप प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी, उच्चारण और जो दक्षता है, बोलने में जो महारत हासिल होगी, उसका विकास भी स्पीकिंग से होता है। साथ ही में है टू अंडरस्टैंड अदर्स मैसेज, दूसरों ने जो बोला है उसको भी सुनकर ही समझा जा सकता है। तो सुनना तब होगा जब बोलना होगा। तो किसी ने बोला, स्पीक किया, फिर आप वो लिसन करोगे, समझोगे, यानी जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक आप दूसरों के मैसेज को समझोगे नहीं। इसलिए यह एम ऑफ स्पीकिंग में आएगा कि स्पीकिंग हमें अलाउ करती है कि सामने वाले ने जो बोला है उसको हम समझ पाएँ, उसको उच्चारण कैसे किया है वो भी समझें, और किस प्रकार से फ्लुएंटली हम अच्छे प्रकार से यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज को, और जो सामने वाले ने जो बोला है उसको क्लियरली हम अंडरस्टूड कर पाए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाए हमारा। तो ये हमारे एम ऑफ स्पीकिंग हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि प्रश्न पूछे कि बताइए इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग बताइए, यानी कि महत्व बताना है स्पीकिंग का। तो हम स्पीकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि, क्यों करते हैं समझिए। स्पीकिंग स्किल अलाउज अस, ये हमें अनुमति प्रदान करती है वाचन कौशल की, टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, कि हम अभिव्यक्त कर सके अपने आप को,
इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के समक्ष, हम अपने आप को दूसरों के समक्ष अच्छे रूप से अभिव्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके, इसलिए हम स्पीकिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका पहला महत्व हो गया। फिर अगला है टू कम्युनिकेट विद अदर्स, दूसरों से हम बातचीत कर सके, दूसरों को भी हम समझ सके। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो भी स्पीकिंग के माध्यम से ही होता है। फिर अगला हमारे पास है टू प्रोड्यूस साउंड्स, हम उत्पादित कर सकते हैं साउंड्स को, ध्वनियों को, डेट आर सिग्नल्स, जो कि संकेत होंगे, टू कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन, जो कि बातचीत या फिर आपके संप्रेषण में काम आते हैं। फिर लास्ट हैं टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, कि आत्मविश्वास पैदा कर सके, बना सके, फॉर बेटर रिलेशन, अच्छे रिश्तों के लिए। अच्छे रिश्तों के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और कम्युनिकेशन के लिए स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। तो हम अच्छे प्रकार से अगर बोलेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो फिर हमारे रिलेशन बेटर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है और 2020 में ये पूछा भी गया था। प्रश्न क्या था? प्रश्न था नेम ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन, कि आत्म परिचय या स्व परिचय के लिए जो दो कंपोनेंट्स हैं, दो तत्व हैं, जो घटक हैं, उनके बारे में बताइए, उनके नाम लिखिए। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। वो दो घटक हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हम दोनों का यूज़ करते हैं सेल्फ जो है इंट्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले हम स्पीकिंग को समझ लेते हैं। हम स्पीकिंग का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने हम अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए स्पीकिंग का यूज़ करते हैं, तो वहाँ हम सेल्फ इंट्रोडक्शन इससे कर सकते हैं। दूसरा, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैसेज, आइडियाज़ और थॉट्स, कि जो मैसेज हैं वो क्या हैं, क्या बोला गया है, क्या संदेश हैं, क्या विचार हैं, क्या भावनाएं व्यक्त की गई है, वो हम लिसनिंग के माध्यम से समझ जाते हैं। यानी इंट्रोडक्शन के लिए लिसनिंग भी यूज़ होती है और स्पीकिंग भी यूज़ होती हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये 2015 में पूछा गया था। अब देखिए, जब हम सीरीज़ वगैरह में देखते हैं तो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें दे रखी हैं और वो एक्टिविटीज़ हमें समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल यहाँ बता देता हूँ। ये 2015 का प्रश्न है और इस वर्ष भी पूछ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब आपको एक्टिविटी नहीं देगा। 2015 के बाद अभी तक आपको एक्टिविटी का प्रश्न तो नहीं दिया है, फिर भी प्रश्न तो दे सकता है कि बताइए एक एक्टिविटी किस प्रकार से प्रिपेयर करोगे आप बच्चों के लिए। तो आप एक्टिविटी को ही अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए और आपको एक्टिविटी याद करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। 3 नंबर का ये प्रश्न आता है तो इसमें हम अच्छे प्रकार से सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, चाहे क्लास 1 की बात करें चाहे क्लास 2 की बात करें, दोनों के लिए सेम एक्टिविटी होगी। तो हम पहले जैसे ही इसका आंसर लिखेंगे तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आंसर को किस हिसाब से डिजाइन करना है। जैसे हमारी एक्टिविटी का नाम है थम्स अप एंड डाउन, कि अंगूठा ऊपर करना और अंगूठा नीचे करना। जब अंगूठा ऊपर किया जाएगा तो इसका मतलब बात सही है, और जब अंगूठा नीचा किया जाएगा तब या तो मना किया जा रहा है कि वो गलत है। तो जब अंगूठा ऊपर किया जाएगा थम्स अप, तो इसका मतलब समझ जाइए बात सही है, और अगर बात गलत होगी तो उसके लिए थम्स डाउन कर दिया जाएगा। यानी बच्चे थम्स अप और थम्स डाउन करने की एक्टिविटी करेंगे। अब इसमें क्या है, स्टूडेंट यूज दियर थम्स फॉर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स, की सही और गलत गलत जो कथन होते हैं उनके लिए बच्चे अपना थम्स अप या डाउन करेंगे। अब हम आगे की एक्टिविटी को समझते हैं। जैसे कि टीचर बोल रहा है द सन इज येलो, सूर्य पीले कलर का है या सूर्य में पीला रंग है। तो इसका मतलब क्या है, ये बात सही है। तो फिर स्टूडेंट इसके लिए करेंगे थम्स अप। थम्स अप का मतलब कि वो अंगूठा सही से ऊपर की ओर करके दिखाएंगे, इसका मतलब वो श्योर हैं कि ये बात सही है। तो इस एक्टिविटी से क्या होगा कि बच्चों की लर्निंग और जो जनरल नॉलेज है वह बढ़ती हैं। फिर अगला टीचर ने प्रश्न पूछा द अर्थ इज रेड, हमारी जो अर्थ हैं, पृथ्वी हैं, वह लाल कलर की दिखती हैं। तो बच्चे फिर करेंगे थम्स डाउन, इसका मतलब क्या होगा कि यह बात रोंग है। तो थम्स डाउन का मतलब ये स्टेटमेंट गलत हैं, फॉल्स हैं, ट्रू नहीं हैं। ट्रू होगा तो वहाँ थम्स अप किया जाता है और जो फॉल्स हैं वहाँ पे आपको थम्स डाउन किया जाएगा। फिर ऐसे ही लास्ट आपके एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए एक और प्रश्न से इसकी ख़त्म एंडिंग देखते हैं। द मून इज़ वाइट,
जो मून है, जो चंद्रमा है, क्या वो वाइट होता है, वाइट कलर का दिखता है? तो फिर बच्चे इसको ट्रू कहेंगे और ट्रू कहने के साथ साथ इसके लिए है वो करेंगे थम्स अप। तो समझिए, ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जाती हैं। और ये एक्टिविटीज़ क्यों करवाई जाती हैं? क्योंकि एक्टिविटीज़ बूस्ट करती हैं देयर नॉलेज, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है उसमें इजाफा करती हैं। तो हमने नीचे लिख रखा है दिस एक्टिविटी, यह एक्टिविटी बूस्ट देयर नॉलेज, उनके ज्ञान को बढ़ाती हैं। तो यह इस प्रकार से एक्टिविटी का कोई प्रश्न आए तो आप यह एक्टिविटी रट लीजिए और इसको एज इट इज़ बनाइए। इसमें कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है और इस प्रकार से ही एक्टिविटीज़ आप भी अपने मन से भी बना सकते हो, क्योंकि पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आप जो याद करके गए वही एक्टिविटी लिखें, आप दूसरी एक्टिविटीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने आपके लिए काम अच्छे से कर दिया है कि आप यही एक्टिविटी यूज़ कीजिए, यदि प्रश्न आ जाए तो ज़रूर इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार 2017 में प्रश्न आया था 3 नंबर का कि बताइए, मेंशन करें एक पेयर वर्क और एक ग्रुप वर्क क्लास 1 के लिए। कक्षा 1 के लिए जोड़े में जो काम होता है, यानी 2 बच्चों के द्वारा, और एक पूरे अलग ग्रुप जिनमें बच्चों को आधा-आधा बाँट दिया जाता है, उनके द्वारा किस प्रकार से एक्टिविटी या काम को करवाया जाता है। तो इसमें समझते हैं सबसे पहले पेयर वर्क को। पेयर वर्क का मतलब होता है जोड़ी में कार्य करना, यानी 2 बच्चों की आपस में जोड़ी होगी और वह जोड़ी कार्य करेगी। तो इसमें देखिए कैसे समझना है। इसमें अगर आपसे ये ऐसा कैसा पूछ ले कि पेयर और ग्रुप वर्क की एक्टिविटी डिज़ाइन करें, तो आप यही लिख के आइए। जैसे द टीचर प्रिपेयर्स कार्ड्स, टीचर प्रिपेयर करता है, तैयार करता है कार्ड्स को विद सिंपल वर्ड्स, सामान्य और शब्दों के साथ, और सिंबल्स या कुछ संकेतों के साथ जिनको हम चिन्ह भी कहते हैं। तो टीचर क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा कार्ड्स को जिसमें सिंपल वर्ड्स या सिंबल होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे सन हो गया, जैसे SUN, सन बोले तो सूर्य हो गया। फिर है केट और डॉग। और अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे जो ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, पेयर एक्टिविटी कर रहे हैं, वो पेयर एक्टिविटी में क्या करेंगे कि वो फिर उनका मिलान करेंगे, उनको मैच करेंगे। जैसे आपने एक तरफ फोटो लगा दिया है और एक तरफ मैच करने के लिए वर्ड्स को रख दिया है, तो फिर ये जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट कर सकते हैं देन मैच वर्ड्स या सिंबल्स को विद इन पेयर, और जो हैं कि उनको आसानी से मिला सकते हैं। तो उनका मिलान करने का जो काम होगा वो पेयर वर्क कहलाएगा। तो ये हैं पेयर वर्क। अब इसके अलावा समझते हैं अगला हमारा ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क में क्या होगा कि स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में बांट दिया जाएगा, 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा टीचर्स के द्वारा। तो इसमें मैंने लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द टीचर डिवाइड्स, टीचर डिवाइड करता है द स्टूडेंट को इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स यानी कि 2 समूहों में बांटता है। देन ही मेक्स, और उसके बाद वो बनाता है द स्टूडेंट्स डू द एक्टिविटी, कि वो एक्टिविटी करे ऑफ आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए द पिक्चर एंड गिविंग इमीडिएट आंसर, कि वह पिक्चर पहचान के तुरंत उत्तर देवे। यानी कि ये फ़ोटो किसका है, ये किसके बारे में है, तो ये बच्चे ग्रुप में जल्दी बता देंगे। जैसे कि एक टीचर्स हैं, 2 उसने ग्रुप बना दिए हैं और दोनों ग्रुप के बीच में टीचर पिक्चर दिखाएगा और सबसे पहले पूछेगा कि जिस ग्रुप के बच्चे जल्दी आंसर देंगे वो आगे पॉइंट्स जो है बनाएंगे। तो जो बच्चे जितना जल्दी इमीडिएट आंसर देंगे वो जीत जाते हैं। तो इस प्रकार से ग्रुप एक्टिविटी और ऊपर जो हमने बताया था वो पेयर वर्क किया जाता है। लास्ट में हम देखते हैं, यदि पूछे कि बताइए स्पीकिंग और जो लिसनिंग एक्टिविटी हैं इनके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से जो हैं स्किल्स या एक्टिविटीज़ यूज़ की जाती हैं, तो आपको बताना है सबसे पहले हैं लैंग्वेज गेम, भाषा के जो हैं गेम होते हैं। यानी कि हर भाषा में जो हैं बच्चों के लिए गेम्स बनाए प्रिपेयर किए जाते हैं, ताकि वह बच्चा उन गेम्स को खेल खेल कर उस भाषा के जो शब्द हैं, वोकेब हैं, उसको अच्छे प्रकार से जान जाए। जैसे जैसे हम उदाहरण के लिए समझते हैं कि एक कुत्ता शब्द आपने लिखा, कुत्ते में जो क शब्द हैं उसमें ऊ की मात्रा है, तो यहाँ बच्चा क का उच्चारण सीखेगा। फिर उसने बिल्ली का फोटो देखा, तो उसने अगर एक सर्किल से दूसरा सर्किल तक जाना है तो फिर वो क से ब में जाएगा, ब से मतलब बिल्ली वाला उसे फोटो दिख रहा है तो उसे क के बाद ब भी याद हो जाएगा। ऐसे कर करके फोटो से लैंग्वेज गेम्स खेल खेल कर अपनी वोकेब तैयार करता है, वोकेबलरी तैयार करता है। फिर है स्टोरी टेलिंग, बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं तो वो सुनकर अपनी लिसनिंग स्किल भी सीखेंगे, और जब वो खुद इस स्टोरी को टेल करते हैं, बताते हैं, तो वो फिर
जो है स्पीकिंग स्किल भी सीख जाते हैं। फिर हैं राइमिंग पोइट्री, यानी कि जो पोइम हैं उनको दोहराना, बच्चों के सामने कविताएं कहना, जिससे बच्चे सुनेंगे और फिर बच्चे बोलेंगे भी सही, यानी कि दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। फिर अगला है रोल प्ले, बच्चों को कोई रोल प्ले करने को दे दिया, यानी कोई नाटक है, ड्रामा है, उसके कैरेक्टर को जो है वो पहले तो जो बच्चे कर रहे हैं उनको देखते हैं, फिर वो भी वैसा करना सीख जाते हैं। फिर अगला है डायलॉग्स, कि डायलॉग्स में क्या होता है कि किसी कैरेक्टर के डायलॉग्स को दे दिया जाता है, फिर वो डायलॉग बोलेगा यानी भाषण बोलेगा, उसको सुनेंगे और फिर बच्चे भी बाद में उसे बोलेंगे, यानी कि स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों एक्टिविटीज साथ में चलेगी। साथ में है पेयर और ग्रुप एक्टिविटी, जैसा हमने आपको अभी ऊपर बताया वैसे करेंगे। और रात साथ में है रीडिंग बुक्स, कि बच्चों से किताब पढ़वाएं, जब बच्चे किताब पढ़ते हैं तो दूसरे बच्चे सुनेंगे, और जो बच्चे बोल रहे हैं वो स्पीकिंग भी सीखेंगे, यानी कि साथ साथ ये एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो हमने यहाँ जाना कि हमारे पास ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं लिसनिंग और स्पीकिंग को डेवलप करने के लिए। लास्ट में हम देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ राइम, जो राइम्स होते हैं, छोटे बच्चों की जो पोइम्स होती हैं उनका क्या रोल होता है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्टेप टू यूज़ राइम, कि कौन कौन से चरण होते हैं जिसके द्वारा हम राइम्स का यूज़ करते हैं। और ये 3 नंबर का प्रश्न 2020 में पूछा गया था, तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि राइम्स कहा किसे जाता है। तो देखिए राइम्स वो होती हैं जो छोटे बच्चों की कविताएं हैं। द स्मॉल पोइम्स ऑफ लिटिल चिल्ड्रन आर कॉल्ड राइम्स, यानी छोटे बच्चों जो बच्चों की छोटे बच्चों की जो स्मॉल पोइम्स हैं, छोटी कविताएं होती हैं, उनको हम राइम्स कहते हैं। राइम्स प्रोवाइड मोटिवेशन, राइम्स जो हैं मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं फॉर स्पीकिंग, उच्चारण के लिए, एंड लिसनिंग, और सुनने के लिए, विद करेक्ट इंटोनेशन, की कहाँ धीरे से कहाँ तेज से बोला गया है, और साथ ही में प्रोनाउंसिएशन कैसा है उसके लिए भी। तो ये मोटिवेशन है एक तरीके से। बच्चा अगर बोलना और सुनना सीखना चाहता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा राइम्स जो हैं की एक्टिविटीज़ करवाइए। अब आपसे पूछ रहा है कि स्टेप्स टू यूज़ राइम्स बताइए, कि कौन कौन से चरण होते हैं राइम्स के यूज़ करने के लिए। तो इसमें मैंने लिखा है देयर आर 4 स्टेप्स टू यूज़ राइम्स और पोइम। ये पोइम या राइम को यूज़ करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं, 4 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है सेलेक्ट द राइम और पोइम, किसी कविता का चयन करना पहला चरण होगा। फिर है रिसाइट द राइम, अब बच्चों के सामने कविता को बोलिए, बच्चों को सुनाइए। फिर अगला है से स्टूडेंट्स टू रिपीट द राइम, और बच्चों से कहिए कि वो भी उसका उच्चारण करे, वो भी उसको सुन सुन के बोले। फिर अगला है वंस अगेन रिसाइट द राइम विद स्टूडेंट, अब बच्चों के साथ आप भी बोलिए। तो 4 चरण हैं। सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना होता है राइम का, फिर रिसाइट यानी बच्चों को सुनाना पड़ता है, फिर बच्चों से सुनना है, और फिर बच्चों के साथ हमें बोलना है, ताकि बच्चे भी सीख जाए और आप भी जो हैं उनको देख पाओ, यानी आप उनको हौसला दे सको साथ के साथ बोल के। तो ये हमने कहा कि सेलेक्ट द राइम, रिसाइट द राइम, से स्टूडेंट टू रिपीट द राइम, एंड वंस अगेन रीराइट द राइम विद स्टूडेंट, यानी सभी बच्चों के साथ बोलिए। तो ये चरण होते हैं। आई होप आपकी यह पहली यूनिट आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप अच्छे प्रकार से यहाँ नोट्स भी बना सकते हैं। मैं काफ़ी डिजिटल वे में अब आपको पढ़ाने लगे हूँ। पहले जो है हम हस्तलिखित मैटर का यूज़ करते थे, बट उसमें कभी कभी जो है लिखने में या फिर आप उसको देखकर समझने में मिस्टेक कर देते थे, इसलिए हमने अब डिजिटल मैटर रखा है जिसमें टाइपिंग का काम होता है, और ये टाइपिंग की वजह से आपका मैटर काफ़ी अच्छे प्रकार से समझ में आ जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, और आ रही हैं तो इसके बाद हम सेकेंड यूनिट जो जल्दी ही जो है स्टार्ट करने वाले हैं।